नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त नवीन कौड़। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। मैंने बीटेक और एमटेक कंप्लीट किया हुआ है और मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैं आपके सामने आज जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है हमारा 12वीं के बाद हम क्या करें, मतलब 12वीं के बाद क्या करें, ये हमारा मेन हेडिंग है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये जो मेन हमारा हेडिंग है, ये सभी पेरेंट्स के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा टॉपिक है कि वो इस बारे में बहुत ज़्यादा विचार करने लगते हैं जैसे ही वो 12वीं क्लास में होते हैं कि 12वीं के बाद क्या करेंगे, मेरा बच्चा क्या करेगा, या वो स्टूडेंट खुद सोचने लगता है कि मेरे को किस तरफ जाना चाहिए। और उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जिस तरफ जाते हैं वो भी उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो मैं पहले बात करूँगा जिन बच्चों ने 12वीं जो है आर्ट साइड से की है। आर्ट साइड का मतलब है जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस ले लिया उन्होंने 12वीं क्लास में, हिंदी हो गया, हिंदी के बाद एक अपना इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, 2 लैंग्वेज वाले हो गए, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल एजुकेशन हो गया, है ना। ये आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए होता है। तो जो बच्चा 12th क्लास पास करेगा आर्ट साइड से, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं मैं उसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मोस्टली बच्चे करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है 12th आर्ट साइड से करने के बाद वो बीए में एडमिशन लेते हैं। बीए आप लोगों को सुना लग रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं जो 12वीं पास बच्चे होते हैं, बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर इन आर्ट्स। तो उसमें क्या होता है, बच्चा एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेता है। अब उसमें भी अब ये डाउट होता है बच्चे को कि मैं एडमिशन कैसे लूँगा बीए में। उसमें एडमिशन मैक्सिमम कॉलेज में या मैक्सिमम जो भी उसके नियर बाई कॉलेज होते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज होते हैं, अगर उस बच्चे की परसेंटेज जो है बहुत अच्छी परसेंटेज होती है, दैट मीन्स 90 प्लस है, 80% प्लस है, तो वो मेरिट लिस्ट में लगती है हर कॉलेज की, और उसके जो भी बच्चा उस मेरिट लिस्ट में आ जाता है उस बच्चे का एडमिशन उस कॉलेज में हो जाता है। बट ऐसे नहीं होता है, उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की उसको फॉर्म फिल करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको इसके लिए कि बच्चे का एडमिशन कैसे होता है। बच्चे का एडमिशन ऐसे होता है जैसे उसने 12th पास किया, वो कैंपस में विजिट करता है या उस यूनिवर्सिटी में विजिट करता है, वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, वहाँ पे अपनी डिटेल फिल करता है, अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगाता है उस फॉर्म के साथ में, 10th क्लास की फ़ोटोकॉपी, 12th क्लास की फ़ोटोकॉपी, और जो भी परसेंटेज होती है वो फिल कर देता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस कॉलेज में उसने अप्लाई किया था वहाँ पे आपकी 95% की कट ऑफ लग गई है, फर्स्ट कट ऑफ लगी है। कट ऑफ भी आपकी 1, 2, 3 लगती हैं। जब तक उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की सीट फिल नहीं हो जाती हैं तब तक यूनिवर्सिटी जो है कट ऑफ लगाती हैं। तो मान लो उन्होंने फर्स्ट कट ऑफ लगाई 95% और आपके लड़के के या उस स्टूडेंट की, उस बच्चे के नंबर आए हैं 90%, तो उसका एडमिशन नहीं हुआ, दैट मीन्स पहली कट ऑफ में। सेकंड कट ऑफ लगी 93% की, 93% में भी उस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चे को तो 90% है, तो जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो कॉल करेगा 93% वाले बच्चों को। अब हम फॉर एग्जांपल फिर भी हम ये लगाते हैं कि थर्ड कट ऑफ में भी, थर्ड कट ऑफ यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने लगा दी, उसमें परसेंटेज लगी 90% और उसमें आपके बच्चे का नंबर पड़ गया है, तो उस टाइम पे आप एडमिशन करवा सकते हैं अपने बच्चे का। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने अच्छे मार्क्स आपका बच्चा जो है 12th क्लास में लेके आता है, अगर आपको अच्छे कैंपस में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना है बच्चे का। ये एक एग्जांपल हो गया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करूँगा। तो पहला ऑप्शन था ये, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है कि 12th के पास मेरे को जो आर्ट साइड से बच्चा है बीए करना है। अब मैं बताऊँगा वो जो बच्चों को नहीं पता कि उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो आर्ट वाला बच्चा है, ऐसा नहीं है कि उसके पास भी सीमित अपॉर्चुनिटी है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसके पास वो डिफरेंट लाइंस में एडमिशन ले सकता है। पहला है डीएड। डीएड आप लोगों ने सुना होगा। डीएड होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन। वो 12th क्लास पास बच्चा ही ले सकता है जिस बच्चे ने आर्ट साइड से, आर्ट स्ट्रीम से 12th पास की हुई है। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है टीचर्स के लिए, बेसिकली जो गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसके लिए आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है डीएड में एडमिशन के लिए। अगर वो बच्चा एंट्रेंस टेस्ट जो है क्लियर करता है तो उसका जो भी डीएड एजुकेशन वाले कैंपस होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसकी मेरिट के हिसाब से जो उस एंट्रेंस टेस्ट में वो बच्चा मेरिट लेगा उसका एडमिशन हो जाता है। तो आपको एक ये नई चीज़ पता चली है
ये कुछ बच्चों को पता होती है, जो जिनके माँ बाप जो हैं टीचिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, वो बताते हैं अपने बच्चों को कि डीएड कर ले बेटा, डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये आपके पास एक सेकंड ऑप्शन हो गया। मैंने पहला बताया बीए, सेकंड मैंने ऑप्शन बता दिया आपको डीएड कोर्स जो है, जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एक तरह से। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है आपके पास एलएलबी। जो बच्चा 12th क्लास पास करता है आर्ट्स स्ट्रीम से, उसके पास एक ऑप्शन होता है एलएलबी का कोर्स करने का। एलएलबी बेसिकली, एलएलबी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लॉ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होती, बैचलर ऑफ लॉ। तो बेसिकली ये एक फाउंडेशन कोर्स होता है। एलएलबी आपको पता है, एलएलबी करने के बाद आप एक एडवोकेट के लिए टेस्ट देते हैं एलएलबी कंप्लीट होने के बाद, जो आपका एक इनका जो अथॉरिटी होती है, लॉ एजुकेशन की अथॉरिटी होती है, वो टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप एक एडवोकेट, ऑफिशियल एडवोकेट हो जाते हैं। तो एलएलबी कैसे करते हैं आप, एलएलबी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? मैं इन द सेंस गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अभी जितने भी मैंने बातें की हैं, आपके एंट्रेंस टेस्ट की बात की है मैंने, जो अच्छे कैंपसेज हैं, जो परसेंटेज में 95 तक बता रहा था, 99% तक जाती है एडमिशन्स में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में है कैंपस हैं जो, तो उनकी बातें कर रहा हूँ मैं अभी आपको। प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्टली भी जाके एडमिशन ले सकते हैं बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए हुए, ठीक है। तो अभी एलएलबी में अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एलएलबी करनी है, तो उसके लिए उसको इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, 2 इंट्रेंस टेस्ट होते हैं हमारा। एक होता है क्लैट, CLAT क्लैट, और एक होता है आपका LSAT। अगर ये दोनों टेस्ट बच्चा दे के इनमें अच्छी रैंक लेता है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाता है। और गवर्नमेंट सेक्टर का जो कॉलेज है वो उसके बेसिस पे रैंक लगाता है कि इस रैंक तक अप टू 5000 रैंक वाले बच्चों का एडमिशन जो है मेरे कैंपस में हो जाएगा। मतलब उनकी सीट के हिसाब से लगाता है वो। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका 5000 रैंक आया आपका एडमिशन हो गया है उसमें। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे के बताना चाह रहा हूँ कि आप क्लैट और LSAT से अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, एलएलबी में कुछ कैंपस जो प्राइवेट कैंपस होते हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाते हैं और वो भी फुल्ली आपके एफिलेट होते हैं यूनिवर्सिटी से। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि एडमिशन आपका जो है वो डिग्री वैलिड नहीं होगी, वो भी डिग्री वैलिड होती है। ओके, अभी हमने 3 ऑप्शंस के बारे में बात कर लिया। बीए के बारे में बात किया हमने, सेकंड डीएड के बारे में बात किया है, और थर्ड हमने जो बात की है एलएलबी के बारे में बात की, जो फाउंडेशन कोर्स है आपका 12th क्लास आर्ट साइड से जिसने किया हुआ उनके लिए। अभी फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा जो अभी मैं बात करने वाला हूँ, ये किसी ने सुना होगा, और किसी को गाँव में तो पता ही नहीं होता है, शहर में भी कुछ लोगों को ही पता है। आप ये मान के चलिए शहर में 1 या 2 आदमी को पता होगा इस कोर्स के बारे में। इसका नाम है फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा। फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा मीन्स आप फैशन वाली लाइन में जा सकते हैं। इसमें कैसे, मतलब हम किसी इंटीरियर डिजाइन, घर की डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, घर को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, कहने का ब्यूटीफुल बना सकते हैं, इंटीरियर को उसको डिजाइन करके। इसके लिए एक कोर्स होता है आपका जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा कोर्स। उसके लिए बच्चे को 12th पास होना ज़रूरी है। जो भी मैंने कोर्स आपको डिस्कस किए हैं जितने भी, सभी में मिनिमम परसेंटेज आप मान के चलिए 50% आपके जनरल कैटेगरी के हैं तो होने चाहिए आपके। मिनिमम 50% से अगर आपने पास किया होगा तो आप इनमें एलिजिबल हैं। सभी कोर्सेज में सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं मोस्टली, अगर आपके 50% मार्क्स बनते हैं तो। आपको नाम से ही पता चल गया, जो मैंने नाम लिया है अभी, फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा या फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा। अब फैशन वाली लाइन में आपको पता है उसमें हम क्लोथ्स भी डिजाइन करते हैं। फैशन वाली लाइन में आप इंटीरियर, मतलब इंटीरियरली आप घर में जो भी आपकी चीज़ें, अलमीरा कहाँ पे शिफ्ट होनी चाहिए मेरी, आपका वॉल का किस तरह की शेप आनी चाहिए, आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जितना भी स्पेस अवेलेबल है, उस स्पेस को कैसे ज़्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो आपको समझाई जाती हैं वो इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा कोर्स में समझाई जाती हैं। ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन हो गया जो मैंने आपको बताया है। आर्ट साइड वाला बच्चा जो है फोर्थ ये वाला कोर्स कर सकता है इजीली। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जिसका अगला कोर्स है हमारा BBA, जो आर्ट साइड वाला बच्चा एडमिशन ले सकता है। BBA की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एज यूजुअल
इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आपको गवर्नमेंट कैंपस में आपको एंट्री लेनी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। पर्टिकुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का भी होता है, पर्टिकुलर कॉलेज में भी होता है जो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जैसे मैंने पहले एलएलबी के लिए बताया है, आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं कैंपस में, वहाँ पे उनके पास सीट अवेलेबल होगी तो वो आपको एडमिशन दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट लिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपके पास अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन का परसेंटेज होगी और उनके पास सीट अवेलेबल होगी तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो बेसिकली बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली लाइन ऐसी है कि आप बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आप ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है इस लाइन में है तो आप बीबीए को देख सकते हैं और एक अपना फ्यूचर का या करियर का ऑप्शन बना सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगला ऑप्शन की बात करता हूँ मैं। इनके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन है फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्स का। कुछ फॉरेन लैंग्वेजेज है जो हमारे इंडिया में अलग अलग सेंटर्स जो है फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करवाते हैं, जैसे जापानीज लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जैसे आपका एनी अदर लैंग्वेज विच इज़ स्पीकिंग इन फॉरेन कंट्रीज़। सो आप वो वाला कोर्स करके भी एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडियन कंट्री में भी बहुत सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हायर करते हैं फॉरेन लैंग्वेज जिनको डिप्लोमा किया हुआ होता है, उन बच्चों को स्पेशली हायर्ड होते हैं वो। सो आप एक ऑप्शन ये भी देख सकते हैं। सो अब आपको ये पता चल गया होगा कि आर्ट साइड वाला बच्चा जो है ओनली बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं कर सकता, उसके पास एक ब्रॉड कोर्सेज का नेटवर्क है। आप उनमें से कोई भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हमारी स्प्रेड हो जाए। अब मैं दूसरे ऑप्शन पे आता हूँ। हमारा जिस बच्चे ने अगर 12th पास की हुई है पीसीएम से, पीसीएम का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसको हम नॉन मेडिकल भी बोलते हैं। तो अब क्लियर करते हैं कि भाई साइंस साइड और क्या होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई मेरे को साइंस साइड से लेना चाहिए या आर्ट साइड से लेना चाहिए या कॉमर्स साइड से लेना चाहिए 12th क्लास। तो 12th क्लास पास हो चुके हो, क्योंकि ये टॉपिक हमारा आज 12th क्लास पास वाले बच्चों के लिए है, तो मैं पीसीएम का मतलब बता देता हूँ, या साइंस नॉन मेडिकल का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश हिंदी, मतलब 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए और 3 आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गए। या ऐसा भी हो सकता है कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाता है और कई बार हम कंप्यूटर एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं। तो दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो रहेगा ही रहेगा नॉन मेडिकल वाले बच्चे के पास। तो अब हम इनकी बात कर रहे हैं जिन बच्चों ने 12वीं पास की है साइंस स्ट्रीम से विद पीसीएम, साइंस स्ट्रीम विद पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब इनके पास जो है ना, जो ये पीसीएम वाले बच्चे होते हैं, बहुत कोर्सेज का एक ब्रॉड नेटवर्क होता है, ये डिफरेंट वे में जा सकते हैं। बट इनको भी नहीं पता है, जो ये बच्चे पास कर रहे हैं ना, जिन्होंने 12th क्लास साइंस साइड से पास किया, इनको भी नहीं पता कि मेरे को पास इतने सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई इतने सारे ऑप्शन हैं, भाई अवेलेबल हैं आपके पास, आप देखो ना, इनके बारे में भी देखो। अगर कई बार क्या होता है बच्चे को खुद नहीं पता होता मेरा इंटरेस्ट किस में है, वो 12वीं तक उसको पता चल जाता है कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा था तो मेरे को इस लाइन में जाना चाहिए। तो पहला मैं बात करूंगा एनडीए की। सबसे पहले जो अगर आप आर्मी में इंटरेस्टेड है, कुछ बच्चे होता है कि देश सेवा का जज्बा होता है उनके अंदर कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, तो वो 12वीं के बाद एक एनडीए होता है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक टेस्ट लेता है नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका। अगर उस टेस्ट में आप अच्छा रैंक लेके आते हैं तो 3 साल आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी से कोर्स होता है और 1 साल का आपका आईएमए कोर्स करवाता है। उसके बाद आप सीधे लेफ्टिनेंट अपॉइंट किए जाते हैं आर्मी में। ये कि बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है और 12th क्लास के पास ही आपको एक लेफ्टिनेंट सेना में एक अच्छा पद मिल जाता है, ऑफिसर रैंक का पद मिल जाता है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। बट इसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपकी 12th क्लास के तक का ही उसमें आपका सिलेबस आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन बेटर ऑप्शन, अगर किसी भी बच्चे को अपने देश सेवा का जज्बा है, उसको चाहिए कि भाई मेरे को अपने देश की सेवा करनी है, मुझे अपने देश सेना में ऑफिसर बनना है, तो वो एनडीए की प्रिपरेशन कर सकता है अपनी। और इसकी आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी, इसके फॉर्म की टाइमिंग होती है प्रॉपर, ऐसा नहीं है। आपको वेल इन एडवांस आपको पता करना पड़ेगा फॉर्म कब निकलता है, प्रॉपरली आपको अप्लाई करना पड़ेगा और टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपका आराम से हो जाएगा क्लियर अगर आप पूरी मेहनत करेंगे। अभी मैं दूसरे ऑप्शन पे बढ़ता हूँ। दूसरा ऑप्शन होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अब आपने सुना होगा जब भी हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम नक्शा बनवाते हैं घर का,
मैप बनवाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अभी रूल रेगुलेशन आ गया कि आपका मैप पास होना चाहिए भाई, नगर निगम से पास होना चाहिए या कहीं से भी आपका पास होना चाहिए, तभी आपका घर जो है वैलिड है, नहीं तो हम इसको डिमोलिश कर देंगे, आपका वैलिड नहीं है। क्योंकि एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी माना जाता है कि मैप होना चाहिए। तो जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाला जो कोर्स होता है, वो जो बच्चे कंप्लीट करते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाला कोर्स, वो बच्चे जो है एलिजिबल होते हैं मैप बनाने के लिए। वो सारी चीज़ें सीखते हैं इस तरह की, जिसमें उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वो कम स्पेस को बेटर यूटिलाइज करना सिखाते हैं, कैसे हम उस स्पेस में अपना जो जो हम चाहते हैं वो चीज़ें बना सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये हो गया, जिसकी आर्किटेक्ट में रुचि है, जिसको घर बनाना, डिजाइन करने घर को अच्छा लगता है, वो आर्किटेक्चर ले सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है साइंस साइड वालों बच्चों के लिए होता है बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन। बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन यानी कि प्लानिंग करना है और डिजाइन करना है। तो जिसको ये आपको प्लानिंग करना और डिजाइन करना भी एक अपना फ्यूचर ऑप्शन बनाना है, तो वो बच्चा अपना इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। एक और बात मैं कहूँगा, इन कोर्सेज में भी आर्किटेक्चर में और बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन में भी आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है एज यूजुअल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। और इसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और उसकी रैंकिंग के बेस पे आपका गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। बट आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सीट्स जो हैं सभी इंस्टीट्यूशन में लिमिटेड होती हैं। अगर आप वहाँ पे क्रैक नहीं कर पाते हैं, आपका एडमिशन नहीं हो पाता गवर्नमेंट सेक्टर में, फिर आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना पड़ेगा। और आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में फ़ीस जो है गवर्नमेंट सेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली बर्डन सहन करना पड़ेगा उसके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी। अब आपको पता है बहुत सारे 12th क्लास के बाद में ऐसे कुछ टेक्निकल एंट्री होती है हमारी डायरेक्टली, जिसमें हम आर्मी में एंट्री कर सकते हैं। जैसे इंडियन एयरफोर्स में भी आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है 12th क्लास के पास में। वो आपके टाइम टू टाइम जो है फॉर्म निकालती है, और उसमें ओनली 12th क्लास बच्चा ही फॉर्म फिल कर सकता है। अगर आप वहाँ पे जाके एसएसबी देते हैं या 12th क्लास पास के बेस पे आप वहाँ पे उनका टेस्ट क्लियर करते हैं, तो आप एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में वहाँ पे आप इंडियन आर्मी में सेवाएं दे सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको इस चीज़ के लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को अप टू डेट रहना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा कब ये फॉर्म निकलते हैं, आपको टाइमली अप्लाई करना पड़ेगा और इसकी टाइमली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो मेरा ही टॉपिक है, जो जैसे मेरा बैकग्राउंड मैंने शुरू में ही बता दिया आप लोगों की, मैंने बीटेक और एमटेक किया हुआ है। तो 12th क्लास के पास है ना, बहुत सारे बच्चों का सपना होता था, हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा सा क्रेज़ कम हुआ है। बट अब भी बहुत सारे बच्चों का सपना ये है कि मैं आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी रुड़की से, आईआईटी बॉम्बे से मैं बीटेक करूँ या मैं बीई करूँ। बहुत सारे लोगों का सपना है। अब ये नहीं पता उसको आईआईटी में मैं एडमिशन कैसे लूँ। सबसे मेन पॉइंट है कि भाई वो आईआईटी के बारे में उसको पता तो चले, वो आईआईटी में कैसे एडमिशन लेगा। अब मैं था, मेरे को तो बताने वाला कोई था नहीं ना उस टाइम पे भी मैं आईआईटी में कैसे जाऊँ। नहीं तो हम भी कोशिश तो करते, प्रिपरेशन तो करते उस चीज़ के बारे में। सो सबसे पहले पॉइंट ये है कि अगर आपने इंजीनियरिंग करने का मन बनाया है, तो सबका सपना, सभी बच्चे, मैं ये कहूँगा 100% बच्चों का सपना होता है कि वो आईआईटी, जो हमारे देश की सबसे प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आईआईटी हमारे पूरे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट माने जाते हैं, सबसे अच्छा पैकेज इन बच्चों का होता है जो आईआईटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। सबसे बेस्ट पैकेज मैं कहूँगा, जो आपका सुंदर पिचाई है, आपका सीईओ है गूगल का, वो आपका आईआईटी से उसने अपने बैचलर्स कंप्लीट की थी, आप जानते हैं उनको बहुत अच्छे से। आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने आईआईटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं मोस्टली जो लोग हैं जो कहीं पे भी बैठे होंगे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे होंगे, वो आईआईटी से ही उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, और उनको इतना बेस्ट पैकेज मिलता है, उनको वहीं से हायर हो जाते हैं वो बच्चे, वहीं पे कंपनी उनको हायर कर लेती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आईआईटी में एडमिशन हो गया तो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, ये आप 100% मान के चल सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि आईआईटी में एडमिशन होगा कैसे भाई। अब इस पॉइंट पे आते हैं, शॉर्ट बात करें तो पहले तो आपको एक जेईई मेंस पेपर होता है, मैंने एक वर्ड बोला जेईई, ठीक है, JEE मेंस पेपर होता है आपको वो पेपर देना पड़ेगा, जेईई मेंस का पेपर देना पड़ेगा। उस पेपर के बेसिस पे, उसमें लास्ट टाइम मैं बताऊँ आपको तो लगभग 12-13 लाख बच्चे या 15-16 लाख बच्चे बैठते हैं उसमें,
ऐसा सुनने में आया है। हो सकता है ये फिगर कम भी हो और ये फिगर ज़्यादा भी हो, मैंने एग्जैक्टली डाटा नहीं निकाला है, मैं आपसे बात करूं कि भाई मैंने डाटा निकाल के बात कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे आपका उसमें रैंक आएगा, जेई मेंस के बेसिस पे आपका रैंक आ जाएगा। उस रैंक के उस टेस्ट होने के बाद अगर आपको आईआईटी में ही एडमिशन लेना, ओनली आईआईटी में एडमिशन लेना है आपको, तो जेई मेंस देने के बाद में आपको वहाँ पे वो सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट स्टूडेंट्स को, जो भी फर्स्ट उनके 10,000 या 11,000 स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से वो बच्चे ले लेते हैं जेई मेंस वालों को। और उन जेई मेंस वाले बच्चे जो 11,000 बच्चे जो फर्स्ट 11,000 आए हैं उनमें से वो क्या करेंगे, एक और टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे उनका। एक और टेस्ट होता है जिसका नाम है जेई एडवांस। क्या नाम होता है उसका? जेई एडवांस। अगर उस जेई एडवांस वाले पेपर में भी वो बच्चा क्वालिफाई हो जाता है तो ही आपका एडमिशन जो है आईआईटीज में होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन आईआईटी में नहीं होगा। ये बात क्लियर है। आपको आईआईटी के लिए 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, जेई मेंस देना पड़ेगा, जेई एडवांस देना पड़ेगा। तो इसमें डाउटफुल नहीं रहना है। जेई मेंस तो सबको देना है, जेई मेंस तो सबको देना है। एनआईटी में जिसको एडमिशन लेना है उसको भी देना है, आईआईटी में लेना है उसको भी देना है। लेकिन जेई मेंस क्लियर होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद आपको जेई एडवांस देना है फॉर द आईआईटीज। अब आते हैं जेई मेंस ओनली। जेई मेंस वाले बच्चे अब क्या करें, जिनका जेई मेंस में ज़्यादा रैंक आया हुआ है, वो एनआईटीज होती हैं। एनआईटीज़ हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारे एनआईटीज़ है, वो भी बहुत अच्छे कैंपस माने जाते हैं, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, उनके भी बच्चे वेल प्लेस्ड होते हैं। तो आप उनके बेसिस पे, उस रैंक के बेसिस पे आप एक अपना ऑनलाइन जाके, एक उनकी वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके आप अपनी चॉइस फिल करते हैं एनआईटीज़ की, और उसमें उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। उस रैंक के हिसाब से उस एनआईटी में आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आपका एनआईटी में भी एडमिशन नहीं होता, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एनआईटी में भी आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो उसके बाद आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। हर स्टेट में कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें भी एडमिशन आपका जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे हो जाता है। तो आप उसके लिए भी फिर आपको फॉर्म फिल करना है, चॉइसेस फिल करनी है, और आप डायरेक्टली रिपोर्ट भी कर सकते हैं जाके यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी भी उस बच्चे को एडमिशन लेने के लिए एग्री होती है जिस बच्चे का रैंक जो है चाहा होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है रैंकिंग पे और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे। ओके, ये हमारी जो अभी बात थी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात थी। तो आप मेरे हिसाब से, मैं समझूंगा कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कुछ डाउट। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मे भी चांसेस हैं, आप अगर आपका रैंक डाउन भी आया होगा तो भी एडमिशन हो जाएगा। और कई कॉलेज तो ऐसे भी हैं जो आपने टेस्ट नहीं दिया है, मैनेजमेंट सीट पे आपका एडमिशन कर लेते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वो आप उसमें विजिट करके देखिए कि उसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि नहीं है, सारी चीज़ें वो आप देख के और फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। और एज़ यूजुअल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंपेयर टू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जो साइंस साइड से बच्चे किए हुए हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा। जो 12th का क्लास पास बच्चे हैं और वो इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है, उसमें डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो सकता है उनका। बट वो कैसे हो सकता है, उनको एक डेट का एग्ज़ाम देना होता है, डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट होता है एक। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए उनको एक डेट का टेस्ट देना पड़ता है, और उसकी फिर उसकी काउंसलिंग होती है। उस बच्चे का रैंक आ जाता है उस टेस्ट के बेसिस पे, और उसकी काउंसलिंग होती है, और वो चॉइस फिल करता है अपनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कॉलेज, और उनके बेसिस पे उसका एडमिशन जो है रैंक के हिसाब से हो जाता है। तो वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में जाएगा। 3 साल का कोर्स होता है आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो सेकेंड ईयर में चला जाएगा वो बच्चा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे एक BCS कोर्स होता है। BCS होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। BCS क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है। जिस बच्चे का इंटरेस्ट जो है कंप्यूटर साइंस में है वो अपना BCS कर सकता है और आगे कंप्यूटर की पढ़ाई को अपने बढ़ा सकता है, आगे कर सकता है। इसमें भी एडमिशन एज यूजुअल आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और कट ऑफ लगेगी, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद BCA है। BCA में भी एडमिशन जो है, जो साइंस वाला बच्चा होगा उसी का होगा। BCA होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दिस इज आल्सो ए कंप्यूटर रिलेटेड या कंप्यूटर बैकग्राउंड ग्रेजुएशन कोर्स। नेक्स्ट वन इज बैचलर ऑफ साइंस। BSc कर सकता है बच्चा। सो आपको पता है JRF वगैरह मिल जाता है बच्चे को, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल जाता है अगर आप BSc करते हैं। BSc कंप्लीट करने के बाद में कई यूनिवर्सिटीज़ जो है JRF प्रोवाइड कर देती हैं बच्चों को। इसमें आपको साइंटिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। BSc MSc जो इस तरह के आप आगे बढ़ते हैं तो साइंटिस्ट वाली लाइन जो है आपके पास ओपन होती है।
लास्ट नोट द लिस्ट, दिस इज सेकंड लास्ट, होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, आप उसमें जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में आपके पास आप होटल में मैनेजर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, उसमें आप कैसे मैनेज करना आपको सारी चीज़ों को, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। ये कोर्स आपको सारी चीज़ें समझाएगा उसके बारे में। इसमें भी अगेन एंट्रेंस टेस्ट होता है और एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आप डिफरेंट कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं और उसमें आप अपनी काउंसलिंग में आप उनके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और लास्ट जो हमारा है साइंस साइड वाला बच्चा क्या कर सकता है, लास्ट है फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा, यानी कि FTII। ये किसी ने सुना नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई फिल्म लाइन में जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल किसी को 12th क्लास कर ली उसने साइंस साइड से और वो चाहता है कि भाई मेरे को फिल्मों में इंटरेस्ट है, भाई मेरे को तो ये वाली लाइन चाहिए, तो उसके लिए एक डिप्लोमा कोर्स होता है आपका फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा, इसको बोलते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा, ठीक है। और ये आपका FT सेकेंड बोल सकते हैं, FTII है आपका ये कोर्स जो है, आप इसमें करके इस कोर्स को और आप एलिजिबल हो जाते हैं आप उस लाइन में जाने के लिए, फिल्म लाइन में जाने के लिए, फिल्म और टेलीविज़न लाइन में जाने के लिए। तो ये हमारा था साइंस साइड वाले बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको डाउट नहीं होंगे, डाउट रहे होंगे आप लोगों के। मैंने कुछ आपको ड्यूरेशन नहीं बताई है कोर्सेज की, कितने ड्यूरेशन का कोर्स होता है। मोस्टली कोर्सेज जो हैं, जो आप BA हैं, BSc हैं या BCA है, आपकी BCom है, ये आपके 3 इयर्स के कोर्स होते हैं। और जो आपके BTech है, BE है, ये आपके 4 इयर्स के कोर्सेज होते हैं। तो मैंने आपके डाउट्स लिए हैं अभी, और भी डाउट्स लेंगे हम जब आप लोग हमारे को इनके बारे में फीडबैक देंगे इस वीडियो के बारे में, तो मैं वहाँ पे आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। 12वीं जिस बच्चे ने साइंस स्ट्रीम से किया PCB के साथ में, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में, अब ये डॉक्टरी लाइन आ जाती है। कई बच्चे बोलते हैं मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मैथ्स हट के वहाँ से PCB की जगह पे PCB आ जाता है। PCM था तो PCB आ जाता है। अगर डॉक्टर बनना है आपको, आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, आप चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, या बच्चा चाहता है डॉक्टर बने, उसका इंटरेस्ट है समाज सेवा करने में, जैसे आपको पता है डॉक्टर समाज सेवा के लिए ही जाने जाते हैं, समाज सेवा करते हैं वो, तो आप उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चे को। सबसे पहली चीज़ कि बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो बच्चे के पास, और अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाता है या कंप्यूटर साइंस हो जाता है, हिंदी इंग्लिश या कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट हो जाता है उसके पास। तो वो बच्चा, अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो क्या क्या कर सकता है PCB जिसने लिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन मैं बताऊंगा BAMS। BAMS क्या होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BAMS क्या फुल फॉर्म होती है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है। कितने ईयर्स का होता है, 5.5 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। इसमें क्या होता है, 5 ईयर्स की तो आपकी एजुकेशन होती है, उसमें आपके एग्जाम्स भी होते हैं, और 5 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है, ट्रेनिंग होती है आपके हॉस्पिटल्स में। तो आपको ये कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा एज यूजुअल। और कोर्सेज में भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते आए हैं, वेल इन एडवांस आपको पता करना पड़ेगा, फॉर्म की फ़ीस फिल करनी पड़ेगी, और अगर आप गवर्नमेंट कैंपस में एडमिशन चाहते हैं तो आपको अच्छा रैंक लेके आना पड़ेगा, और तभी आपका एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज आपको प्राइवेट की तरफ जाना पड़ेगा, ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आएगा आपके ऊपर। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका PCB से किए हुए बच्चे के पास BHMS। BHMS होता है फुल फॉर्म बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये वाला कोर्स भी अगेन 5.5 ईयर्स का होता है। अगेन आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, और एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपकी कट ऑफ लगती हैं, आप चॉइसेस फिल करते हैं गवर्नमेंट कैंपस की, गवर्नमेंट कॉलेजों की जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, और उसके रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, या नहीं होता है तो आपको प्राइवेट सेक्टर जाना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन ये था हमारा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास BV.SC। BV.SC का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन वेटरनरी साइंस, बैचलर इन वेटरनरी साइंस। तो मीन्स वेटरनरी का कोर्स आपको पता है, जो आपके एनिमल हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आपके डॉक्टर्स होते हैं, उसमें आपके डिप्लोमा होल्डर्स जो आपके नीचे होते हैं, वो उसमें आपको अगर अपना कैरियर बनाना है, आपको एनिमल्स की हेल्प करनी है, एनिमल्स को स्वस्थ करना है, तो उसमें आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट जो है गांव से, बैकग्राउंड से, और वो चाहता है कि मैंने ये देखा हुआ है और इस लाइन में मेरे को जाना है, तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे हर कोर्स में ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी, और उसके बाद आपको जो भी रैंक मिलेगा उस रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, और वहाँ पे जाके आपको फीस फिल करनी पड़ेगी। ये प्रोसीजर होता है।
नेक्स्ट आता हूँ मैं, जो सबसे ये माना जाता है कि सबसे मोस्ट पॉपुलर कोर्स माना जाता है, जिसने पीसीबी किया होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया होता है। सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है उसमें? एमबीबीएस। एमबीबीएस की तरफ मोस्टली बच्चे, जैसे मैंने बताया था कि जिसने नॉन मेडिकल लिया वो मानते हैं कि इंजीनियर बनेगा, ये इंजीनियर का कोर्स करेगा और कुछ नहीं है। अब मैंने इतनी सारी चॉइसेस बता दी, उसमें भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस। ऐसे ही जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली होती है ना, वो बच्चे वो सोचते हैं कि हम ये डॉक्टर के लिए कर रहा है कोर्स, लेकिन डॉक्टर नहीं है ओनली, उसमें डॉक्टरी लाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब एमबीबीएस की जैसे हम बात करने वाले हैं, एमबीबीएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दिस इज अगेन एंड 5.5 years कोर्स, 5 years ऑफ योर एजुकेशन एंड 5 months ऑफ योर इंटर्नशिप, दैट मीन्स फॉर ट्रेनिंग। अगर आपको इस वाले टेस्ट में, अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है, NEET नीट का एग्ज़ाम देना होता है। और लास्ट 2021 में 16 लाख लोगों ने इसका टेस्ट दिया था, यानी कि 2021 में 16 लाख बच्चों ने ये टेस्ट दिया था नीट वाला। और इसमें आपको पता है लिमिटेड सीटें होती हैं, इसके रैंक के बेसिस पे, जो नीट में आपका रैंक आएगा उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। आप चॉइस फिल करते हैं और फिर आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं एमबीबीएस में। तो एक बहुत अच्छा कोर्स है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, समाज सेवा का काम कर सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑप्शन है, आप अपना खुद का हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन है आपके पास, एमबीबीएस का कोर्स आप कर सकते हैं। एक मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसका टेस्ट जो है 154 सिटीज़ में होता है, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में 154 सिटीज़ में ये नीट का टेस्ट होता है। और इसमें एक एज की लिमिट होती है, इसमें जो आपकी 17 ईयर्स मिनिमम एज होगी बच्चे की, वो टेस्ट दे सकता है। मिनिमम बोला है मैंने, है ना? तो 17 ईयर्स वाला मिनिमम होना चाहिए, ये नहीं 16 वाला नहीं दे सकता। दैट मीन्स मैं क्लियर कर दूँ इसमें, तो 17 ईयर्स जिसकी एज है वो ये टेस्ट दे सकता है। ओके। और मैं एक चीज़ बताना आपको, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, BHMS में 18 ईयर्स है एज लिमिट, 18 to 25, अप टू 25 आप टेस्ट दे सकते हो, बट मिनिमम 18 होना चाहिए बच्चा, तब आप BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उस वाले में आप टेस्ट दे सकते हैं। और तीनों ही कोर्स जो है BHMS, BAMS एंड MBBS 5.5 ईयर्स के हैं। बैचलर इन वेटरनरी साइंस भी 5.5 ईयर्स का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कोर्स आपके पास है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल का कोर्स बेसिकली आपका डिप्लोमा कोर्स भी होता है, एक 6 मंथ का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, एक आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स होता है। तो पैरामेडिकल लाइन किसी बच्चे को चूज करना है, उसके लिए भी आपको अगेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपका एक एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, उस यूनिवर्सिटी का या उस कॉलेज का आप एंट्रेंस टेस्ट दीजिए और आपका एडमिशन जो है, जितने बच्चे आप उनमें जितनों बच्चों में टॉप पे आएंगे आपका एडमिशन हो जाएगा, जितने उनके पास सीटें होंगे वो कट ऑफ लगा देंगे आपको, आप ऐसे इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, जो बच्चा साइंस साइड से विद पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करता है, उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक नर्सिंग वाला सेक्टर है, ये हॉस्पिटल्स में आपको पता है, देखे होंगे आपने, नर्सिस होते हैं, ठीक है। उस लाइन में अगर किसी बच्चे को हेल्प करनी है, डॉक्टर की हेल्प करना चाहता है कोई बच्चा, तो वो ये वाला कोर्स एडमिशन ले सकता है इस वाले कोर्स में। और वो बीएससी नर्सिंग करके भी आपके एक अच्छे समाज सेवा कर सकता है हॉस्पिटल्स में या नियर बाई अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी 4 ईयर्स का कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस कोर्स एंड इट्स ड्यूरेशन इज 4 ईयर्स। नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन नर्सिंग। अगला आप 12th क्लास के बाद में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा इन नर्सिंग में। दिस कोर्स हैज़ 3 ईयर्स ड्यूरेशन। इस कोर्स की 3 साल की ड्यूरेशन है। इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सभी कोर्सेज में, मैं जितने भी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मिनिमम परसेंटेज आपकी 50% होनी ही चाहिए, मिनिमम है फॉर जनरल कैटेगरी। हो सकता है शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास के लिए आपकी परसेंटेज कम हो, बट आपको मिनिमम इतनी चाहिए और उसके बाद आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपका रैंक अलॉट होगा और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन फर्दर होगा, फर्दर प्रोसेस हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा BMLT। इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि लैब वगैरह आपने देखेंगे, सभी हॉस्पिटल्स में लैब होती हैं। आपका ब्लड टेस्ट है, आपका यूरिन टेस्ट है,
आपका किडनी टेस्ट है, आपका कोई भी टेस्ट है, उसके लिए आपको एक कोर्स करना होता है BMLT। ये आपका डिप्लोमा भी होता है इसमें, लेकिन मैं 12th क्लास पास वालों की बात कर रहा हूँ। तो 12th क्लास पास के बाद जो ऑप्शन है BMLT का है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। एंड इस कोर्स की ड्यूरेशन जो है 3 साल होती है। आप लैब में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आप सभी लैब्स में, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत होती है। इसमें भी आपको अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज का, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। ये आपको अब पता करना है कि भाई इनके फॉर्म कब निकलते हैं या कब इनकी लास्ट डेट होती है। ये आप सर्च करो, व्हेन द फॉर्म ऑफ द BMLT आर रिलीज, आपको गूगल करके देखोगे, आपको डेट आ जाएंगी, सारी डिटेल आ जाती है उसमें। सो इतना काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आपका BSc होम साइंस। BSc होम साइंस एक ऑप्शन है जो बायोलॉजी लिए हुए बच्चे हैं, जिसमें आप स्टडी करते हैं फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। आप इस वाले कोर्स में ये वाली चीज़ें स्टडी करते हैं, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कोर्स आपका 3 ईयर्स टू 4 ईयर्स होता है, वेरी करता है। कई स्टेट्स में ये 3 ईयर्स का, कई स्टेट में ये 4 ईयर्स का है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो BSc होम साइंस आप अगर आप इंटरेस्टेड है न्यूट्रिशन, आप चाहते हैं कि भाई न्यूट्रिशन से ये होता है, आपका इंटरेस्ट है अपने बॉडी में क्या क्या हमारे को न्यूट्रिशन जानना चाहिए, हमारे को किस तरह का फूड खाना चाहिए, हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, किसी का इंटरेस्ट इस लाइन में है तो वो BSc होम साइंस ले सकते हैं। अब एक जो लास्ट ऑप्शन मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, एक लास्ट ऑप्शन रह गया हमारा इसमें, जो है BSc बोटेनी से। किसी को BSc करनी है, साइंस साइड से तो कर लिया उसने 12th पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसके पास, उसने अब करनी है BSc बोटेनी से कर सकते हैं, BSc माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, BSc जूलॉजी से कर सकते हैं, BSc केमिस्ट्री से कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या, BSc उन्होंने कर लिया तो उसके पास एक ऑप्शन होता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। वो एक साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे वो हो सकता है आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा के एज ए साइंटिस्ट प्रमोट भी हो जाता है बच्चा, तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस टेस्ट और एग्ज़ाम देना पड़ता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का या पर्टिकुलर कैंपस का, और उसके बेसिस पे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे सारे कोर्सेज हो गए, जो बच्चा 12th क्लास करता है, आर्ट साइड से करता है, जो साइंस से करता है, और जो विद PC भी करता है, साइंस साइड विद बायोलॉजी करता है, और साइंस साइड विद मैथ करता है। मैंने 2-3 चीज़ें डिस्कस कर ली आप लोगों के साथ में। सभी में ये आर्ट साइड में आपके कॉमर्स वाले बच्चे भी आगे, मैंने जो कोर्स में डिस्कस किया है कॉमर्स में, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया या वो हो गया, वो सारे कोर्सेज डिटेल आपके साथ में क्लियर किया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो हमारे को फीडबैक दे सकता है, कमेंट कर सकता है, हम कोशिश करेंगे उस बच्चे को पर्सनली उसके मैसेज की रिप्लाई करें। तो उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद, नमस्कार।